चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज अपना हिस्ट्री का सेशन सीरीज नंबर 4। इससे पहले हमने हिस्ट्री की सीरीज 3 सीरीज कवर कर चुके हैं हम लोग, और आज अपना जो हिस्ट्री का सेशन होगा, सीरीज होगी, वो 4th नंबर का सीरीज होगा। गुड नून सभी को, जीतू सेन, हेमंत कुमार, पूजा केडी, सपना, सभी को गुड नून। चलिए देखिएगा आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आज की सेशन का हिस्ट्री नंबर सीरीज नंबर 4 का। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? देखो यहां पर अंग्रेज गवर्नर की बात नहीं की जा रही है। जो मुगल सम्राट के द्वारा बंगाल के अंदर जो गवर्नर नियुक्त किए गए थे, मुगल सम्राटों के द्वारा जो बंगाल के अंदर गवर्नर नियुक्त किए गए थे, उससे संबंधित यहां पर एक क्वेश्चन डाला गया है। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से कवर करना, अच्छे से पढ़ना, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करना। कभी इसमें आप लोग अंग्रेज गवर्नरों के बारे में इसके अंदर सोचो ना। तो देखो यहां पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, सरफराज खान, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। मुगल सम्राट के द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है जी, तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुर्शिद कुली खां। जी हां, मुर्शिद कुली खां को जो मुगल सम्राट हुआ करते थे फर्रुख शेर जी ने सन 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। आप लोग जानते होंगे शायद, फर्रुख शेर जिसने मुगल शासन के अंदर, अगर उसके शासनकाल की बात करें तो सन 1713 ईस्वी से लेकर 1717 ईस्वी तक मुगल सम्राट फर्रुख शेर ने हमारे देश के अंदर शासन किया था। ठीक है, 1719 तक, 1713 से 1719 तक इन्होंने शासन किया था। और सन 1717 ईस्वी के अंदर, सन 1717 के अंदर इन्होंने मुर्शिद कुली खां, ठीक है जी, इस मुर्शिद कुली खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। और यही मुर्शिद कुली खां बंगाल के अंदर पहला स्वतंत्र नवाब भी बने थे। बंगाल के पहले स्वतंत्र नवाब मुर्शिद कुली खां है। ठीक है जी, तो मुर्शिद कुली खां ने बंगाल के अंदर जो शासन है वो सन 1707 में शुरू किया था। वैसे बंगाल की गद्दी पर ये मुर्शिद कुली खां 1707 में बैठे थे, और 1717 ईस्वी में 1707 से लेकर, देखो यहां पर मैं बात कर रहा हूं, सन 1707 से लेकर सन 1717 ईस्वी तक मुर्शिद कुली खां बंगाल के नवाब रहे थे। और बंगाल के पहले स्वतंत्र नवाब वो मुर्शिद कुली खां थे। और इसी मुर्शिद कुली खां को फर्रुख शेर नाम के मुगल शासक ने सन 1717 ईस्वी में, जिस समय तक इसका शासन चला था उसी साल की मैं बात कर रहा हूं, सन 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को फर्रुख शेर ने बंगाल का गवर्नर घोषित किया था। समझ रहे हो, ये वही मुर्शिद कुली खां है जिन्होंने अपनी कैपिटल ढाका से चेंज करके मुर्शिदाबाद स्थापित की थी। बंगाल में इजारीदारी प्रथा की भी शुरुआत की थी। बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब भी मुर्शिद कुली खां है। इसके बाद इसका दामाद नवाब बने थे। बंगाल के दूसरे स्वतंत्र नवाब की बात करें तो इसका दामाद थे जिनका नाम सुजाउद्दीन था। लेकिन यहां पर पूछा गया है मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुगलों के द्वारा अंतिम गवर्नर बंगाल का किसे बनाया गया था? मुर्शिद कुली खां को बनाया गया था, जो बंगाल के पहले स्वतंत्र नवाब भी इतिहास में कहलाए। 1707 से लेकर 1717 तक शासन किया था मुर्शिद कुली खां ने। समझ रहे हो? ठीक है, मुगल सम्राट जो हुआ करते थे, तो मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त किया गया बंगाल का अंतिम गवर्नर भी यही है। क्वेश्चन में आपसे दिया गया है, मुगलों के द्वारा बंगाल का गवर्नर लास्ट कौन था जिसको मुगलों ने नियुक्त किया? वो मुर्शिद कुली खां है। इसके बाद इनको गवर्नर, सम्राटों ने नवाबों को गवर्नर नियुक्त नहीं किया था इनके बाद, क्योंकि बाद में इन नवाबों की चैन चली थी। जैसे पहला मुर्शिद कुली खां आ गए, इसके बाद इसका बेटा सुजाउद्दीन नाम का, इसका दामाद सुजाउद्दीन नाम का आ गया था सेकंड नवाब। इसके बाद की बात करें तो सरफराज खां नाम का इसका जो बेटा है, ये सरफराज खां तीसरे नंबर का बंगाल का नवाब बनता है। इसके बाद सरफराज के साथ अलीवर्दी नाम का बंदा एक गिरिया का युद्ध करता है, और गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां सरफराज को पराजित करके ये बंगाल का चौथा नवाब बनता है। और इसके बाद जो बंगाल के 5वें नवाब बने थे सिराज, यानी कि सिराजुद्दौला, जिसके बारे में आपने खूब पढ़ा है और मैंने इस क्लास के अंदर आपको कवर भी करवा रखा है।
तो पहला बंगाल का स्वतंत्र नवाब मुर्शिद कुली खां, जो मुगल सम्राटों के द्वारा अंतिम गवर्नर भी नियुक्त किया गया था। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है जी, तो समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया। हैदर अली ने पोर्टो नोवा के युद्ध में किस अंग्रेज को हराया था? यह पोर्टो नोवा का युद्ध हमारे हिंदुस्तान के अंदर लड़ा गया था। पोर्टो नोवा का युद्ध 1 जुलाई सन 1781 ईस्वी को हुआ था। कई बार एग्जामिनर इन युद्ध की डेट भी पूछ लेते हैं। पोर्टो नोवा, ये जो पोर्टो नोवा नामक जो जगह है ना, ये वर्तमान में हमारे देश के अंदर है। तमिलनाडु नामक स्टेट के अंदर पोर्टो नोवा नामक स्थान पड़ता है। कुडालोर नामक एक जगह, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। एक कुडालोर नामक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, कुडालोर। तो तमिलनाडु के कुडालोर नामक डिस्ट्रिक्ट में ये पोर्टो नोवा नामक स्थान पड़ता है। और इसी पोर्टो नोवा स्थान पर 1 जुलाई सन 1781 ईस्वी को एक युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य? कौन कौन थे? हैदर अली वर्सेस एक अंग्रेज। तो अंग्रेज कौन था वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपने उस अंग्रेज का नाम बताना है। अब आप लोग इन ऑप्शनों के ऊपर फोकस करना। ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन पॉपहेम, सर आयरकुट, सर हेक्टर मुनरो एंड जनरल गोडार्ड। ये 4 अंग्रेज के नाम है। तो पोर्टो नोवा का युद्ध हैदर अली प्लस अंग्रेजों के मध्य 1 जुलाई 1781 ईस्वी को हुआ था, जो कि इन प्रेजेंट टाइम में ये पोर्टो नोवा नामक स्थान तमिलनाडु में पड़ता है। तो अंग्रेजों को हैदर अली ने आयरकुट नाम के अंग्रेज को हराया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आएगा। दूसरे का आंसर आएगा भाई बी, यानी कि आयरकुट। जी हां, हैदर अली का आमना सामना इस आयरकुट के साथ हुआ था। आयरकुट को हैदर अली ने पराजित किया था पोर्टो नोवा युद्ध में। ठीक है, तो आप लोग युद्ध की डेट समझ चुके हो। 1 जुलाई सन 1781 ईस्वी को यह युद्ध लड़ा गया था तमिलनाडु के पोर्टो नोवा नामक स्थान पर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा, इसका सही आंसर आएगा आयरकुट। ठीक है, आयरकुट बिल्कुल इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपकी स्क्रीन पर, टीपू सुल्तान ने अपनी कैपिटल किसे बनाया था? एक बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर देना। और काफी बार क्वेश्चन बने भी, आप लोग देखोगे इनको घटना चक्र जैसी बुकों में भी, एसएससी में आए हुए पॉइंट। तो टीपू सुल्तान ने अपना कैपिटल कौन सा स्थापित किया था? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। हैदर अली इसके पिता की डेथ के बाद टीपू सुल्तान मैसूर का राजा बना था। तो आपने बताना इसकी कैपिटल क्या थी। ऑप्शन आपके सामने है, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलोर एंड कोयम्बटूर। टीपू सुल्तान की जो कैपिटल है वह टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम स्थापित की थी, श्रीरंगपट्टनम। जी हां, टीपू सुल्तान के पिताश्री का नाम था हैदर अली, और हैदर अली अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध में मारे गए थे। सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की पिताश्री हैदर अली का डेथ हो गया था, जिसके बाद हैदर अली मैसूर का शासक बनता है और टीपू सुल्तान अपनी कैपिटल श्रीरंगपट्टनम स्थापित करता है। हमारे देश के अंदर टीपू सुल्तान का शासनकाल की अगर बात करें तो ये 10 दिसंबर 1782 से लेकर 4 मई 1799 तक इनका शासन था। यानी कि 1782 से लेकर 1799 तक इनका शासन था। और 99 तक इसके पीछे रीजन आप लोग, यानी 1799 में आपने शायद सुना हो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो लॉर्ड वेलेस्ली के साथ ये चतुर्थ 4th नंबर का आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था लॉर्ड वेलेस्ली और टीपू सुल्तान के मध्य, जिसमें टीपू सुल्तान इस युद्ध के दौरान ही 4 मई 1799 को मर जाती है, यानी इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और 1799 में सब्सिडियरी अलायंस के तहत वेलेस्ली मैसूर क्षेत्र को अपने अधीन कर लेता है। सहायक संधि के तहत 1799 में मैसूर अंग्रेजों के अंडर में हो जाता है, क्योंकि टीपू सुल्तान की डेथ इस समय हो चुकी थी और मैसूर अंग्रेजों ने अपने अंडर में ले लिया था सब्सिडियरी अलायंस के तहत, सहायक संधि के तहत। तो 1782 ईस्वी से लेकर सन 1799 ईस्वी तक का शासनकाल वो टीपू सुल्तान का था और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में इसका डेथ हुआ था। 20 नवंबर सन 1750 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था और मात्र 49 साल इसका जीवन। तो कई बार इसके आप लोग फैक्चुअल क्वेश्चन देखोगे तो इसकी कैपिटल, इसका निकनेम शेर ए मैसूर, लायन ऑफ मैसूर, शेर ए मैसूर टीपू सुल्तान को ही कहा जाता है। तो काफी क्वेश्चन बनते हैं इनके। ठीक है, तो कैपिटल का क्वेश्चन आपके सामने था श्रीरंगपट्टनम, बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक है जी। और ये जो फ्रांसीसियो का जैकोबीन नाम का क्लब हुआ करता था ना, ये जैकोबीन क्लब का भी सदस्य था।
जैकोबिन क्लब का सदस्य भारत का कौन सा राजा बना था? तो जैकोबिन क्लब का सदस्य टीपू सुल्तान ही बना था, जिसको शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, तो समझना आप लोग जी, बिल्कुल रविंद्र यादव। नेक्स्ट देखिएगा भाई, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में अत्याधुनिक या आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? भारत का कौन सा राजा है जिसने विदेशों में भी दूतावास अपने स्थापित करवाए? ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिएगा। हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम सेकंड एंड टीपू सुल्तान। विदेशों में दूतावास किस राजा के द्वारा स्थापित करवाए गए थे? हमारे हिंदुस्तान के अंदर कौन सा ऐसा राजा था जो विदेशों में भी दूतावास स्थापित करता है? हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम सेकंड एंड टीपू सुल्तान। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर आएगा वो आएगा टीपू सुल्तान भाई। ठीक है, डी, जी हां, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है, टीपू सुल्तान इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा, टीपू सुल्तान। ठीक है, इन्होंने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित करवाए गए थे, मैसूर का शासक। ठीक है जी, नेक्स्ट देखना भाई, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? आपने इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ये छांटना है कि कौन सी लाइन सही है। इसमें एक सही है, बाकी 3 इसमें गलत दिखाए गए हैं। तो कौन सा सही है वो ऑप्शन आपने चेक करना है। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध बराबर लिखा हुआ है, हैदर अली पराजित हुआ था। क्या ये सही है या गलत है वो आपने चेक करना है। नेक्स्ट यहां पर है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। नेक्स्ट यहां पर है थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। नेक्स्ट यहां पर है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। तो कौन सा एक सुमेलित है? तो यहां पे सुमेलित आपने छांटना है। ठीक है, कौन सा एक सही है। ठीक है, तो अभी अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो ये है, देखो इसमें मैसूर के शासकों की बात, यहां पर इन क्वेश्चनों को मैं मैसूर के शासकों के क्वेश्चनों को एक तरह से आपके सामने कंटिन्यू लेकर आया हूं, 2-3 क्वेश्चन लगते उन्हीं के हैं। तो इसमें यहां पे ये लिखा गया है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। अभी अभी मैंने बताया है कि आंग्ल मैसूर युद्ध टोटल 4 हुए थे, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। ठीक है, और जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, अंग्रेज लॉर्ड वेलेस्ली इस समय बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे और इसके द्वारा टीपू सुल्तान के साथ जो युद्ध हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इस युद्ध में लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान 4 मई 1799 को मर गए थे। यानी युद्ध में ये हार गए थे और इस समय दिवंगत यानी कि डेथ इनका हो चुका था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ऐसा हुआ था, इतिहास में आप लोग कवर कर रहे हो। लेकिन आप सी की बात करें, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध बराबर टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध तो भाई एक संधि के तहत समाप्त हुआ था। आपने सुना होगा थर्ड जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, श्रीरंगपट्टनम की एक संधि हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के मध्य हुई थी। तो ये लाइन यहां पर सी ऑप्शन में गलत लिखा गया है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है ये, क्योंकि हैदर अली इस युद्ध में हार गया था और इस सेकंड युद्ध में हैदर अली का डेथ हुआ था। तो कहने का मतलब ये 3 ऊपर वाले इसके अंदर गलत है ऑप्शन, बाकी एक डी इसका इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग बिल्कुल सही होगा। ठीक है जी, तो समझ रहे होगी मेरी बात को, जो भी मैं आपको बता रहा हूं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के अंदर इसका डेथ हो गया था और वेलेस्ली ने मैसूर रियासत को सहायक संधि के तहत अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? भारत का ऐसा कौन राजा था जो जिसके एक आंख नहीं थी, तो उसने अपने इसके बारे में, उसके एक आंख थी नहीं हालांकि, तो उसने कहा था अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में कि शायद ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उन्होंने यानी ईश्वर ने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। तो भारत का यह कौन सा राजा था जिसके द्वारा ये शब्द बोले गए थे? ऑप्शन आपके सामने, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा शेर सिंह,
महाराजा दलीप सिंह एंड उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस राजा के द्वारा ये शब्द बोले गए थे? आपने अगर शायद पंजाब साम्राज्य के बारे में पढ़ा है, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा दलीप सिंह, महाराजा खड़क सिंह, तो उस टॉपिक में आप शायद इन कहानियों के बारे में पढ़ोगे। तो ये जो शब्द है ना, ये शब्द महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा बोले गए थे। महाराजा रणजीत सिंह जो एक सुकर चकिया नामक मिसल से संबंधित एक महान शासक थे, महाराजा रणजीत सिंह, जो कोहिनूर हीरे को भी वापिस लेके आए थे अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा से। इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। तो ये शब्द किसके है, इस क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसका सही आंसर आएगा महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह जिन्होंने अपनी कैपिटल लाहौर स्थापित की थी और धार्मिक कैपिटल अमृतसर स्थापित की थी। ठीक है, तो पंजाब के शासक थे महाराजा रणजीत सिंह, उन्होंने ये शब्द बोले थे। अपनी एक आंख, उनकी एक आंख थी नहीं, तो उसके बारे में ये शब्द उन्होंने बोले थे कि शायद ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए मेरी दूसरी आंख की रोशनी ईश्वर ने ले ली। ठीक है जी, तो बिल्कुल सही आंसर महाराजा रणजीत सिंह। नेक्स्ट देखिएगा, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? सिख साम्राज्य जो हमारे देश में पनपा था, तो उसका लास्ट अंतिम राजा कौन था सिख साम्राज्य का? तो ऑप्शन आपके सामने है, खड़क सिंह, शेर सिंह, नव निहाल सिंह एंड दलीप सिंह। अंतिम शासक, तो सिख साम्राज्य का जो अंतिम शासक है ना भाई, वो महाराजा दलीप सिंह थे। ठीक है, महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। 1843 से 1849 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और बाकी आपने सुना होगा सन 1849 यानी 1849 में पंजाब को अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो पंजाब मिला था ब्रिटिश साम्राज्य में 1849। तो आप लोग लिंक बना के देखो, 1849 तक ही शासन था दलीप सिंह का। तो दलीप सिंह का शासन 1849 तक था, और दलीप सिंह के बाद कोई राजा पंजाब का बना नहीं, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पंजाब को अपने अधीन कर लिया था 1849 में। कई बार पूछा जाता है कि पंजाब को किस समय ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, जैसे कि सहायक संधि और हड़प नीति के तहत पूछा जाता है कई बार कि कौन सा क्षेत्र कब शामिल किया गया था ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर। तो दलीप सिंह इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा, लास्ट शासक पंजाब का। ठीक है जी, दलीप सिंह। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 8th क्वेश्चन, फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ था? अभी अभी इसके बारे में वैसे डिस्कस भी कर चुका हूं। टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, जिनमें 2 आंग्ल मैसूर युद्ध में आप लोग हैदर अली और अंग्रेजों के साथ लिंक बना के देखोगे, बाकी 2 लास्ट में टीपू सुल्तान एंड अंग्रेज। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन जीता था? इसका आंसर देना, फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसमें आंसर आएगा हैदर अली। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजय हुआ था। ठीक है, सन 1767 से लेकर यानी 1767 से लेकर 1769, 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, और इसमें हैदर अली विजय हुआ था। लेकिन सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित होकर उसकी डेथ भी हो जाती है, यानी मारे जाते हैं। उसके बाद इसका बेटा टीपू सुल्तान आया था थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध में, जो कि थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध एक ट्रीटी के माध्यम से साइन हुआ था। ट्रीटी साइन हुई थी जिसका नाम था श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा टीपू सुल्तान ने की थी, और इस संधि के तहत थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें भी अंग्रेज जीते थे, वेलेस्ली जीता था और मैसूर को अपने अंडर में ले लिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आएगा हैदर अली। ठीक है जी, फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट देखिएगा, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? ये भी मैंने अभी अभी बताया था, महाराजा रणजीत सिंह। तो ये सुकर चकिया नामक एक मिसल है, उस मिसल से संबंधित है पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, सुकर चकिया नामक मिसल से संबंधित है महाराजा रणजीत सिंह, पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह, जिसके अंतिम साम्राज्य के राजा दलीप सिंह, जो कि अभी बताया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। देखो, महाराजा रणजीत सिंह ने हमारे देश में जो पंजाब के शासक थे, इन्होंने 2 राजधानियां बनाई थी। एक इसकी कैपिटल राजनीतिक राजधानी, और इनकी राजधानी थी धार्मिक राजधानी। तो अगर महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी पूछा जाए आपसे, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पुट किया जाए, या यहां पर कंडीशन डाल दे कि कैपिटल इसकी राजनीतिक राजधानी कौन सी थी, तो आप लोग आंसर दोगे भी लाहौर। लाहौर जो है ये महाराजा रणजीत सिंह का कैपिटल था।
लेकिन अगर पूछ ले एग्जामिनर की महाराजा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी क्या थी, तो वहां पर आप लोग आंसर दोगे अमृतसर। ठीक है, और दोनों ही क्वेश्चन एसएससी में रिपीट क्वेश्चन है, आप लोग समझना। धार्मिक कैपिटल अमृतसर और राजनीतिक कैपिटल महाराजा रणजीत सिंह के लाहौर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहां पर राजनीतिक राजधानी की बात पूछी गई है, जो कि आंसर लाहौर आएगा। 10वें क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आएगा भाई लाहौर। ठीक है, तो लाहौर इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। पूरा का पूरा एक इतिहास, एक पूरी स्टोरी है कोहिनूर डायमंड के बारे में, जो कि गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहां पे एक क्वेश्चन ये पूछा गया, रणजीत सिंह जो कि कोहिनूर हीरे को वापस लेके आया था, तो आपने ये तो सुना वापस लेके आए थे राजा ये महाराज पंजाब के, लेकिन किस शासक से वापस लेके आए थे? इस क्वेश्चन में उस राजा का नाम भी पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, शाह सूजा, जमान शाह, दोस्त मोहम्मद एंड शेर अली। ये 4 ऑप्शन है। तो किस राजा से कोहिनूर हीरा वापस लेके आए थे महाराजा रणजीत सिंह? ठीक है, तो देखो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं, हमारे देश के अंदर सन 1739 ईस्वी में बैटल ऑफ करनाल लड़ा गया था। 1739 में करनाल का युद्ध, मुगल शासक मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह के नाम से हिंदुस्तान के अंदर जाना जाता है, और नादिर शाह, ईरान के शासक नादिर शाह, ईरान का नेपोलियन। तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य 1739 में जो करनाल का युद्ध हुआ था, इस युद्ध के दौरान ही नादिर शाह हिंदुस्तान से मयूर सिंहासन यानी कि तख्ते ताउस, जो शाहजहां का सिंहासन हुआ करता था मोर की आकृति का, जिसके डिजाइनर बे बादल खाजी थे, तो वो पूरे के पूरे तख्ते ताउस को उठा ले गया था। और उसी तख्ते ताउस में कोहिनूर डायमंड जड़ित था, जो कि शाहजहां ने अपने मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउस में कोहिनूर को जड़वाया था। और काफी राजा इस सिंहासन पर विराजमान हुए थे, लेकिन सन 1739 ईस्वी में इस तख्ते ताउस को नादिर शाह उठाकर लेकर चला गया था, और उसमें हीरा जड़ित था। तो आपने एक सिंपल लाइन खूब पढ़ी होगी कि कोहिनूर को लूटने वाला विदेशी शासक नादिर शाह, सन 1739 मोहम्मद शाह शासक से। अब ये जो है हीरा, हमारे देश में एक पंजाब साम्राज्य का महाराजा रणजीत सिंह, ये इसको वापस लेकर आते हैं। तो वापिस जब ये लेके आए तो उस समय राजा कौन था उस साइड का, वो यहां पर पूछा गया क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन तो आपने ये बताना है। अब ये वापिस आने के बाद अंग्रेजों के शासनकाल में हीरा कहां कहां तक घूमा, और इन प्रेजेंट टाइम में इंग्लैंड के अंदर महारानी मेरी के मुकुट में यह हीरा जड़ित है। तो बहुत बड़ा इतिहास है, वो पूरा का पूरा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मिडावल इंडिया के अंदर भी इसका डाटा आता है, और मॉडर्न इंडिया के अंदर भी इस हीरे का पॉइंट आप लोग कवर करते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर आंसर देना है कि किससे प्राप्त किया था। तो बिल्कुल सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी कि शाह सूजा। ठीक है, ऑप्शन ए शाह सूजा इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा। इस राजा से प्राप्त किया था महाराजा रणजीत सिंह ने, वापिस से हीरा लेकर आए और अपने बेटे दलीप सिंह को इन्होंने बाद में प्रदान किया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने हीरा दलीप सिंह से ले लिया था, क्योंकि दलीप सिंह के शासनकाल 1849 में समाप्त हो गया था। और 1849 में शासनकाल समाप्त होने के बाद पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य में मिल गया था, और हीरा भी ब्रिटिश साम्राज्य की गोद में चला गया था, जो कि आज भी इंग्लैंड में महारानी मेरी के मुकुट में जड़ित है। ऐसा इतिहास होगा डायमंड कोहिनूर का, वर्ल्ड का सबसे अमूल्य बहुमूल्य हीरा कोहिनूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, वांडीवास का युद्ध, बैटल ऑफ वांडीवास 1760, टाइम है इसका 1760, 1760 में बैटल ऑफ वांडीवास भारत में लड़ा गया था। तो वांडीवास युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था, कौन कौन के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था 1760 में वांडीवास, और इस युद्ध का रिजल्ट क्या निकला वो चीजें हमें बतानी है। तो ऑप्शन आपके सामने, फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, या ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, या डच ने ब्रिटिश को हराया। आप लोग देख रहे हो सेम सी चीज चल रही है, कुछ ज्यादा इतना एक तरह से अंतर दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। तो वांडीवास युद्ध में किसका एक तरह से औपनिवेशिक शक्ति को समाप्त करने के लिए यह युद्ध हिंदुस्तान की धरती पर लड़ा गया था, बैटल ऑफ वांडीवास। आंसर देना इसका 12वें क्वेश्चन का जो सही आंसर, बैटल ऑफ वांडीवास। ठीक है, 1760 में लड़ा गया था। इसके साथ दो मिलते जुलते युद्ध आपने सुने होंगे एक साथ, एक तो बैटल ऑफ वांडीवास और एक वेदरा का युद्ध।
वेदरा का इससे पहले 1759 में हुआ था और वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। यह हिंदुस्तान के इतिहास में दो महत्वपूर्ण युद्ध है, विदेशी कंपनियों से संबंधित, औपनिवेशिकों से संबंधित। तो कौन से इसमें हारे थे, किसने हराया था, यह आपने आंसर देना है। तो ध्यान रहे, इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा, यानी फ्रांसीसियों को ब्रिटिश लोगों ने हरा दिया था, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा, ब्रिटिश ने यानी अंग्रेजों ने फ्रांस को बैटल ऑफ वांडीवास में हराया था। समझ रहे हो मेरी बात को। तो मैंने अभी बताया था दो युद्ध है ये मेन, एक तो 1760 में बैटल ऑफ वांडीवास, तो इसमें किस किस के मध्य वर्सेस ब्रिटिश प्लस फ्रेंच, तो ब्रिटिश इसमें जीतते हैं और फ्रांसीस इसमें हार जाते हैं। एक युद्ध था बैटल ऑफ वेदरा, यानी कि वेदरा का युद्ध, ये इससे पहले हुआ था सन 1759 ईस्वी के अंदर, और ये किस किस के मध्य हुआ था, ब्रिटिश प्लस डच, और इसमें डचों को ब्रिटिश लोगों ने हराया था, अंग्रेजों ने इसमें डचों को हराया था। तो वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हराया, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया। तो ये दो युद्ध 2 साल के अंतराल में, 2 साल के अंदर अंदर लड़े गए थे और अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण युद्ध साबित हुए थे, बैटल ऑफ वांडीवास एंड वेदरा। तो बिल्कुल से आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। एक साइड में 4 बैटल के नाम दिए गए हैं बराबर वर्सेस, यानी कि किस किस के मध्य हुआ, रिजल्ट की बात भी यहां पर आप लोग चेक करना, या किसके विरुद्ध लड़ा गया, कौन कौन राजा थे। एक साइड में बैटल और एक साइड में वर्सेस। ऑप्शन आपके सामने, ए बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध, मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव। क्या ये बात सही है, सही चेक करना है, सही लाइन छाटनी है, सही ऑप्शन छाटना है। ध्यान रहे क्वेश्चन में सही पूछा गया है। तो बक्सर का युद्ध, मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव। नेक्स्ट वांडीवास, अभी मैं आपको बता के आ चुका हूं, इसके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, फ्रांसिस विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या ये सही है, आपने चेक करना है। नेक्स्ट है यहां पर ऑप्शन सी, चिलियावाला का युद्ध, डलहौजी के विरुद्ध मराठे, यानी कि मराठा साम्राज्य के एक तरह से शासक, चिलियावाला का युद्ध इंपॉर्टेंट है, चिलियावाला का युद्ध भी। खुर्दा का युद्ध, निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका सही आंसर आपने देना है कि कौन सा सही है। तो भाई इसका जो देखो, बक्सर का युद्ध तो आप लोग जानते हो, मीर जाफर थोड़ी ना था, मीर कासिम प्लस अवध के नवाब सुजाउद्दौला और दिल्ली के शासक शाह आलम सेकंड प्लस हेक्टर मुनरो, ये थे उस समय। तो मीर जाफर तो इस समय थे ही नहीं। बैटल ऑफ बक्सर में मीर जाफर नहीं लड़े थे, बंगाल के अबदस्त नवाब मीर कासिम लड़े थे हेक्टर मुनरो के खिलाफ। तो बक्सर का युद्ध इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यहां पर ये सुमेलित नहीं है, गलत है। वांडीवास का युद्ध ये अंग्रेज और फ्रांसीस के मध्य लड़ा गया था, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी के मध्य 1760 में लड़ा गया था। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। बाकी सी और डी अगर एग्जाम हॉल में बैठे हो तो टाइम की अहमियत होती है, आप लोग उनको आगे पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सी और डी ऑप्शन को आपका आंसर बी तक ही क्लियर हो चुका है। लेकिन फिर भी आप लोग समझते चलना, यहां पर चिलियावाला का जो युद्ध है, ठीक है, यह युद्ध चिलियावाला का युद्ध सन 1849 1849 में लड़ा गया था। अंग्रेज और सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया था चिलियावाला का। तो अंग्रेज और सिखों के मध्य हुआ था सन 1849 में चिलियावाला का बैटल, 13 जनवरी 1849 बैटल ऑफ चिलियावाला। और नेक्स्ट यहां पे दिया गया है खुर्दा का युद्ध, ठीक है, खुर्दा का जो युद्ध है ये ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आएगा, यहां पर मराठा और निजाम और मराठों के मध्य खुर्दा का युद्ध निजाम और मराठों के मध्य हुआ था, जिसमें मराठाओं ने बुरी तरह निजाम को पराजित किया था, ठीक है। खुर्दा का युद्ध 1795 में जो निजामों और मराठाओं के मध्य लड़ा गया था, मराठा इसमें विजय हुए थे और निजामों को साइड में किया था मराठाओं ने बैटल ऑफ खुर्दा में सन 1795 में। तो खुर्दा का युद्ध निजाम प्लस मराठा के मध्य हुए थे, ना कि निजाम ईस्ट इंडिया। तो ये डी भी गलत है, सी भी गलत है, ए भी गलत है, सही आंसर बी बैटल ऑफ वांडीवास। आप लोग समझ रहे होगे, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों को सर्वाधिक विरोध किया, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। ये 4 आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन ऑप्शन का अकॉर्डिंग सर्वाधिक एक एवरेज की बात देखनी, यहां पे विरोध तो ज्यादातर सभी ने किया था, लेकिन यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है सर्वाधिक विरोध किसने किया था अंग्रेजों का। ऑप्शन 4 मराठा, मुगल,
राजपूत एंड सिख। सर्वाधिक विरोध करने वाले कौन थे? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना आपने। वैसे ध्यान रहे विरोध सभी के द्वारा किए गए थे। आप देखोगे राजपूतों ने विरोध किया था, सिखों का भी अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़े गए थे, मराठाओं को भी लड़े गए थे। उत्तरोत्तर मुगल काल को पढ़ोगे तो मुगलों का भी एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध हुए थे। तो सभी ने विरोध किया था, लेकिन सर्वाधिक किसके द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सही आंसर आएगा ना भाई, वो आएगा मराठा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मराठा। जी हां, भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठा द्वारा किया गया था। ठीक है, आपने सुना होगा मराठा और अंग्रेजों के मध्य युद्ध भी हुए थे, आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है। आंग्ल मराठा युद्ध खूब फेमस है, ठीक है, एग्जाम में कवर होती है। तो इसका सही आंसर आएगा मराठा। मराठा साम्राज्य एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको कवर करवाया जाएगा। नेक्स्ट देखना, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? इलाहाबाद की संधि दो हुई थी। इलाहाबाद की संधि, फर्स्ट इलाहाबाद की संधि और दूसरी इलाहाबाद की संधि, दोनों 1765 में हुई थी। तो यहां पर पूछा गया है इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 में हुई थी, इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया था? ऑप्शन आपके सामने, मोहम्मद रजा खान, सिताब राय, राय दुर्लभ एंड सैयद गुलाम हुसैन। यह है ऑप्शन। इलाहाबाद की संधि सन 1765, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आएगा ना, वो आएगा मोहम्मद रजा खान। बंगाल के अंदर जो मुर्शिदाबाद क्षेत्र है वहां का उपदीवान मोहम्मद रजा खान को अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। 15 क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहम्मद रजा खान। ठीक है जी, मोहम्मद रजा खान बिल्कुल इसका सही आंसर आएगा। नरेंद्र सिंह बिल्कुल सही आंसर, दिव्या प्रेम सैनी, आशीष भारद्वाज, सभी का आंसर सही है, मोहम्मद रजा खान आएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? जब यह 1765 ईस्वी की संधि हुई थी, इसके तहत बंगाल, बिहार वगैरह के दीवानी प्रदान की गई थी। शाह आलम सेकंड आपने सुनाओ, इस समय संधि के अंदर जो एक मेन रोल में थे। तो अंग्रेज इस संधि के बाद भारत की वो कौन सी पर्वतीय जनजाति थी जिसके संपर्क में आए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, हालांकि आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करना, देखना आप लोग आंसर सही देते हो गलत देते हो। इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, गारो, खासी, कुकी या टिपराहा। गारो, खासी, कुकी या टिपराहा, ये चार जनजाति के नाम यहां पे दिए गए हैं। तो कौन सी जनजाति के संपर्क में आए थे ब्रिटिश लोग जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, इस संधि के बाद? जी हां जी, मोहन मिस्त्री जी बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। इसका सही आंसर आएगा भाई खासी। ठीक है, गारो खासी जयंतिया पर्वत के नाम भी है, गारो खासी जयंतिया जनजाति के नाम भी है। गारो खासी जयंतिया मेघालय आपने सुना होगा ज्योग्राफी के अंदर। तो ये खासी जो जनजाति थी ना, इसके संपर्क में सन 1765 में आए थे ब्रिटिश लोग इस ट्रीटी के साइन करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? यानी आपको एक सही चैन में जचाना है कि पहले से बाद के क्रम में जचाना है। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो कौन कौन से वो बैटल थे, इन चारों में से सबसे पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, ऐसे आपको एक चैन बनानी है पहले से बाद के क्रम में। 18वें शतक में यानी कि 18 सेंचुरी में हिंदुस्तान की धरती पर लड़े गए इन युद्ध का सही क्रम क्या होगा? आप लोग इन ऑप्शनों को समझ सकते हो और इसका आंसर क्या होगा वो आप आंसर देने की कोशिश करना। सही क्रम बताना है पहले से बाद के क्रम में। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको इनकी डेट याद होनी चाहिए। जैसे कि वांडीवास सन 1760 अभी पढ़ा है, बैटल ऑफ बक्सर 1764, ठीक है। अंबर का युद्ध आपने अगर अंबर का युद्ध पढ़ा हो तो 1749 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। इसकी डेट मैं आपको बता देता हूं, अंबर का युद्ध। और प्लासी का सन 1757, आप जानते हो इसको। तो
तो वांडीवास 1760 में, बक्सर का 1764 में, अंबर का 1749 में और बैटल का 1757 में। अब आप सही क्रम इसका बता सकते हो, तो कौन सा होगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर? जी बिल्कुल, आशीष भारद्वाज, मोहन मिस्त्री, इसका सही आंसर आएगा बी। मैंने डेट आपको बता दी थी, अब आप युद्ध के नाम आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग सेट कर सकते हो। यानी कि बैटल ऑफ अंबर अगस्त 1749 में यह लड़ा गया था, अंबर का युद्ध। ठीक है, बैटल ऑफ अंबर 1749। इसके बाद ऑप्शन बी मैंने आंसर दिया है, तो इसके बाद बैटल ऑफ प्लासी यहां पे लिखा गया है, तो प्लासी 1757। उसके बाद ऑप्शन बी में है थर्ड नंबर पर वांडीवास 1760 एंड बक्सर 1764। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर आएगा। बाकी तीन के तो आपने पता होगा, बैटल ऑफ प्लासी, वांडीवास एंड बक्सर, लेकिन अंबर का युद्ध आपने नहीं पता हो, इसके बारे में कभी सुना है आपने? तो ठीक है, इसका आंसर जो आएगा अंबर का जो युद्ध है वो 1749 में लड़ा गया था भाई। ठीक है, अंबुर नामक जो स्थान है हमारे देश में, वेल्लूर के समीप एक अंबर नामक स्थान है, जिसको अंबूर भी बोल देते हैं आप लोग बोलने चालने में। तो वेल्लूर नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा था, वेल्लूर के अंबर नामक स्थान पर 1749 में। कर्नाटक का नवाब था एक अनरुद्दीन। ठीक है, अनरुद्दीन और मुजफ्फरजंग, जो दक्कन का नवाब था मुजफ्फरजंग, इनके मध्य लड़ा गया था भयंकर युद्ध, साउथ इंडिया का युद्ध था ये। तो 1749 बैटल ऑफ अंबर, बाकी जान रहे हो। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 17 क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? जी हां, देखो यहां पर क्वेश्चन ये पूछा गया, इस टाइप के दो क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर पूछा गया है ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ करने वाला कौन है। मेन निर्णायक कौन सा साबित हुआ वो अलग है, वो युद्ध अलग है, लेकिन ब्रिटिश प्रभुत्व को हमारे देश की सरजमी पर प्रारंभ करने वाला बैटल कौन सा था, तो वो आपने आंसर देना है। तो ऑप्शन आपके सामने 4 घटना लिखी गई है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपने आंसर देना है। पहला ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ करने वाला कौन सी घटना थी इन 4 घटनाओं में से? तो इसका जो सही आंसर आएगा, देखते हैं आप लोग 18 क्वेश्चन का आंसर क्या देते हो। जी नरेंद्र सिंह, इसका जो सही आंसर आएगा भाई वो बैटल ऑफ प्लासी आएगा। 1757 23 जून 1757 को लड़ा गया था बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें नवाब की सेना यानी कि सिराजुद्दौला की सेना लड़ी थी रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ। और रॉबर्ट क्लाइव की तरफ उस समय मीर जाफर, यार लतीफ खां, राय दुर्लभ, ये काफी एक तरह से इसके जो सेनापति थे वो इनकी साइड में चले गए थे। आपने शायद सुना हो मीर जाफर ये इसके प्रधान सेनापति थे नवाब सिराजुद्दौला के। वैसे नवाब सिराजुद्दौला के इस समय 4 सेनापति थे, 4। उन 4 सेनापति में एक ईमानदार निकला जो इसके पक्ष में ही लड़ा था, नवाब के पक्ष में ही लड़ा था। बाकी सारे के सारे गद्दार निकले, देशद्रोही निकले। जिनमें से जो थे 3 अलग, उनमें एक तो प्रधान सेनापति मीर जाफर, नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफर, उसके बाद एक राय दुर्लभ और एक यार लतीफ खां। ये 3 सेनापति थे जिन्होंने नवाब के साथ गद्दारी की थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा धन और लालच के बदले, और गद्दी के लालच में इनको खरीदा गया था। सुना होगा आपने इस स्टोरी के बारे में। और जो मोइनुद्दीन जी थे वो नवाब के पक्ष में लड़े थे। तो जो बैटल ऑफ प्लासी है वो 23 जून 1757 को लड़ा गया था। ब्रिटिश सेना रॉबर्ट क्लाइव प्लस नवाब, 5वें नंबर के नवाब की टुकड़ी की तरफ से, ध्यान रहे फ्रांसिस की सेना भी लड़ रही थी। सिराजुद्दौला का साथ इस बैटल ऑफ प्लासी में फ्रांस की सेना भी दे रही थी। और सिराजुद्दौला की सेना में 2 महान एक नेता हुआ करते थे, मीर मदान और मोहनलाल। ठीक है, जिसमें मीर मदान नाम का व्यक्ति इस समय शहीद भी हो गया था। सिराजुद्दौला की तरफ से ही लड़ रहा था मीर मदान जी। बाकी जो इसके सेनापति 3 थे उनका तो रोल आपने देखा होगा, क्या उन्होंने एक तरह से रोल किया था। और इस युद्ध के बाद कुछ समय बाद ही आपने देखा होगा 2 जुलाई सन 1757 ईस्वी को, 2 जुलाई 1757 ईस्वी को बंगाल के 5वें नवाब यानी सिराजुद्दौला को मीर जाफर के बेटे मीरान सिराजुद्दौला की हत्या कर देती है। और वर्तमान में सिराजुद्दौला का मकबरा बंगाल के खुशबाग नामक एक स्थान है, वहां पर इसका टॉम बनाया गया, इसका मकबरा बनाया गया है। ठीक है, और सारे इनके खानदानों को समाप्त करने का पूरा इन्होंने एक टारगेट ले लिया था। जो ये मीर जाफर है, मीर जाफर का बेटा जो मीरान है ना, ये सभी
सिराजुद्दौला के जितने भी एक तरह से परिवार वाले थे सभी को इन्होंने मारना शुरू कर दिया था और बहुत ही भयंकर बेरहमी तरीके से इन्होंने उस समय अत्याचार किए थे। तो पूरा इनके पीछे इनका पूरा एक स्टोरी है वैसे तो, ठीक है। बहुत ही बेकार जो इस समय इस सीन आपने देखा होगा। और इस समय जो ये रॉबर्ट क्लाइव थे, इस रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर जब ये युद्ध जीत के गया था, और वैसे तो देखो प्लासी का कोई युद्ध नहीं था, ध्यान रहे आप लोग युद्ध की परिभाषा को जानते हो और बैटल ऑफ प्लासी को फिर युद्ध कहते हो, तो वो युद्ध की श्रेणी में हम बैटल ऑफ प्लासी को रख ही नहीं सकते। हमारे देश के काफी इतिहासकारों ने जैसे पणिक्कर, यदुनाथ सरकार, इन लोगों ने बैटल ऑफ प्लासी के बारे में लिखा भी है। तो काफी इतिहासकार बोलते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी कोई युद्ध नहीं था, यह तो एक सौदा था जिसमें हिंदुस्तान के अंदर बंगाल के नवाब के जो गवर्नर थे, नवाब के जो व्यापारी थे, उनको अंग्रेजों ने धन और दौलत के बदले खरीद लिया गया था। तो एक सौदा था ये, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव का इस समय स्वागत भी किया जाता है, इसके ऊपर एक तरह से फूल वगैरह बरसाए गए। तो इतिहासकारों ने यह भी बात बोली है कि अगर उस समय रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर फूल के स्थान पर अगर पत्थर बरसाए जाए तो शायद हिंदुस्तान के हालात ये ना हो पाए जो कि हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें यहां पर आप लोग इतिहास में आपको पढ़ने को मिलेंगी भी, सुनने को भी मिलेंगी। और उस समय रॉबर्ट क्लाइव को बड़ा सम्मान भी दिया गया था, स्वर्ग का सेना नायक। इस प्लासी के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग का सेना नायक भी कहा गया था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इसको मान सम्मान भी दिए गए थे रॉबर्ट क्लाइव को। लेकिन धोखे से ये युद्ध इन लोगों ने जीता और हमारा हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिश ने अपनी प्रभुत्व को प्रारंभ किया, अपनी सत्ता को प्रारंभ किया, ठीक है। नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग में उत्पन्न सेना नायक कहा गया? अभी मैंने बताया तो वो क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर रॉबर्ट क्लाइव आएगा भाई, ठीक है। ये सही आंसर आएगा रॉबर्ट क्लाइव, स्वर्ग का सेना नायक। इसको यहां पर सम्मान दिया गया था, फूल माला बरसाई गई थी। इतिहासकारों ने फिर कहा था कि अगर फूलों के स्थान पर पत्थर बरसा देना तो इनकी इतनी एक तरह से पावर नहीं थी कि बैटल ऑफ बक्सर के अंदर हिंदुस्तान को या बैटल ऑफ बक्सर को लड़ने की भी कोशिश करे, या आगे का जो इतिहास है वो जो भी चीजें हम पढ़ते हैं वो सीन हमें देखने को मिले। बहुत कुछ है वैसे, लेकिन आप लोग यहां पर क्वेश्चन देखना, रॉबर्ट क्लाइव इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? एक बंगाल का नवाब था, तो कौन बंगाल के नवाब थे जिन्होंने अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? आप लोगों को ध्यान रहेगा, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में अभी बताया था कि बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब मुर्शिद कुली खां बने थे, और मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थापित की थी। लेकिन बंगाल के नवाबों की चयन में एक ऐसा नवाब आया जो अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद से चेंज करके मुंगेर में स्थापित कर देते हैं। तो वो बंगाल का नवाब कौन सा था जिसने कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? ऑप्शन आपके सामने, अली वर्दी, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। चार ऑप्शन आपके सामने है, किन्होंने अपनी कैपिटल चेंज की थी? तो इसका जो सही आंसर आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल नॉर्मल, मीर कासिम, ठीक है। जी हां, मीर कासिम इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा। आप लोग जानते होंगे कि जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, तो इस बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला के मरने के बाद बंगाल के जो छठे नवाब है वो मीर जाफर बनाए गए थे, कठपुतली मीर जाफर, ठीक है। अंग्रेजों का पेट भरते भरते उन्होंने अपने महल के सोने चांदी के बर्तन तक बेचने पड़ गए थे। जनता पर अत्याचार करने लगा, भयंकर तरीके से टैक्स एक तरह से लागू करने लगा। जनता मीर जाफर से बिल्कुल नाखुश हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। अंग्रेजों ने सोचा यहां पर अब हमारी दाल गलने वाली है नहीं। जब राजा से ही एक तरह से प्रजा खुश नहीं है तो कहां से राजा की आमदनी हो पाएगी? तो इन अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी से हटाकर एक दूसरे नवाब को गद्दी पर बैठाने की कोशिश की, और जो मीर जाफर के स्थान पर गद्दी पर आया 7वें नंबर का नवाब, उनका नाम था मीर कासिम। तो मीर कासिम कुल मिलाकर थोड़ा सा अंग्रेजों को सबक सिखाता भी है। जैसे ही मीर कासिम शासन ग्रहण करता है तो इसके बाद ये मीर कासिम सबसे पहले तो अपना कैपिटल चेंज करता है। ये बंगाल में रहना नहीं चाहता था क्योंकि बंगाल षड्यंत्रकारियों का अड्डा बन चुका था, राजनीति का अड्डा बन चुका था, और इस माहौल में ये मीर कासिम शासन करना नहीं चाहता था। तो सबसे पहले मीर कासिम ने अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद से चेंज करके बिहार लेकर आ गया, मुंगेर में लेकर आ गया। तो इन्होंने कैपिटल इस कारण चेंज की थी, ठीक है। रीजन भी आपसे पूछा जाए स्टेटमेंट में, रीजन कभी आपके सामने लिखा मिले तो आप लोग आंसर दे सकते हो। तो मुर्शिदाबाद से इन्होंने कैपिटल चेंज की थी मुंगेर, और बाद में जिन जिन लोगों ने षड्यंत्र करके अंग्रेजों का साथ दिया था और सिराजुद्दौला को युद्ध में पराजित भी करवाया था, इन्होंने उनको मारने की झड़ी भी लगा दी थी। मीर कासिम ने काफी षड्यंत्रकारियों की हत्या कर डाली थी।
और पटना के अंदर जो अंग्रेजों का एक पटना में व्यापार केंद्र था, पटना के एक व्यापार केंद्र में अंग्रेजों का प्रमुख था एलिस नाम का व्यक्ति। पटना व्यापार केंद्र का एक प्रमुख था एलिस। मीर कासिम जी इस एलिस को भी उड़ा देता है, जिससे कि अंग्रेजों को एक तरह से परेशानी होने लगी कि जिस उद्देश्य से मीर कासिम को बनाया गया था वो तो सफल हो नहीं पा रहा है। तो इस मीर कासिम को हटाने के लिए, बंगाल के नवाब की गद्दी से हटाने के लिए अंग्रेजों ने अपने मैनेजमेंट बनाने शुरू कर दिए और इसके ऊपर युद्ध पे युद्ध करने शुरू कर दिए। आपने एक बैटल ऑफ बक्सर तो खूब पढ़ा है, 1764 में हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने मीर कासिम के साथ बैटल ऑफ बक्सर युद्ध लड़ने से पहले ध्यान रहे 3 युद्ध लड़े थे और उन युद्धों के माध्यम से मीर कासिम को अंग्रेजों ने गद्दी से हटाया था। यानी बक्सर युद्ध से पहले मीर कासिम के साथ 3 युद्ध लड़े जा चुके थे, जिसमें उधौनला का युद्ध, कटवा का युद्ध, गिरिया का युद्ध, ये ऐसे कुछ युद्ध के नाम है जो कि आपको एक तरह से क्लासरूम के अंदर पढ़ाए भी होंगे और आपको ये क्लास के अंदर ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ाए जाएंगे। इनका पूरा डिटेल दिया जाएंगे कि कैसे कैसे क्या उस समय माहौल हुआ था। और इसको गद्दी से हटा के उसके बाद अंग्रेजों ने, बाद में आपने सुना होगा बैटल ऑफ बक्सर, तो बहुत ही बाद की बात थी, 1764, वो तो बहुत ही बाद की बात थी, ठीक है। नहीं तो इससे पहले भी अंग्रेजों ने इनके साथ काफी युद्ध किए थे। तो मीर कासिम ने एक्शन लिया था इन अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालने के लिए। तो ये अवध के नवाब के पास पहुंचे थे, दिल्ली के एक तरह से मुगल शासक के पास पहुंचे थे कि भाई बंगाल तो गुलाम हो चुका है, अवधवासियों नंबर तुम्हारा भी आने वाला है और नंबर दिल्ली वालों तुम्हारा भी आने वाला है। तो क्या होता है, मीर कासिम बंगाल का अबदस्त नवाब एंड अवध का नवाब सुजादौल्ला, दिल्ली का मुगल शासक शाह आलम सेकंड, इन तीनों जो ये लोग थे, इन तीनों की सेना प्लस अंग्रेज हेक्टर मुनरो 22 अक्टूबर 1764 को बिहार के अंदर बक्सर की रणभूमि में, जो कि बक्सर गंगा नदी के तट पर बसा एक नगर, वहां पर एक युद्ध होता है जिसको इतिहास में बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जाना गया। और उसके बाद का जो इतिहास है वो आपने सुना होगा। और इस बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही हिंदुस्तान में अंग्रेजों का फाइनल एक तरह से प्रभुत्व स्थापित हो चुकी थी। प्रारंभ तो किस युद्ध में किया था अंग्रेजों ने, बैटल ऑफ प्लासी में, लेकिन फाइनल एक तरह से प्रभुत्व स्थापित निर्णायक युद्ध अंग्रेजों के लिए कौन सा था, ब्रिटिश सत्ता हमारे देश में सेट हुई तो वो एक निर्णायक युद्ध कौन सा था अंग्रेजों के लिए, वो बैटल ऑफ बक्सर था। तो कई बार बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के लाइनों को घुमा के एग्जामिनर पूछ लेते हैं, तो उनको आपको बता दिया जाएगा किस टाइप से इन 2 युद्धों के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके सामने इसका जो सही आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 20, मुर्शिदाबाद से मुंगेर कैपिटल मीर कासिम जी ने स्थानांतरित की थी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। एक क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था, और यह मैंने अभी बताया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा भाई मुर्शिद कुली खां। ठीक है, अभी ये शायद हो गया था कुछ समय पहले, मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट देखो, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। कहां पे करवाया था? बेगम समरू ने एक चर्च का निर्माण करवाया था हमारे देश में, तो वो कौन से स्थान पर इसका निर्माण करवाया था? बेगम समरू इतिहास में पढ़ा होगा, एक मेन शासिका के रूप में उभरी थी ये भी। तो इसका जो सही आंसर आएगा ना भाई, वो आएगा सरधना। ठीक है जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर ये जगह पड़ती है, सरधना मेरठ के पास है। वर्तमान की बात करें इन प्रेजेंट टाइम में, ये सरधना नामक स्थान मेरठ के पास यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। तो यहां पर एक चर्च का निर्माण बेगम समरू के द्वारा किया गया था। बेगम समरू जो कि 1750 से 1836 तक इनका शासन था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्न कथनों में से एक कौन सा कथन सही नहीं है? 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, गलत आपको छांटना है कौन सा सही नहीं है। इसमें 3 बिल्कुल सही दिए गए हैं और एक ऐसा कथन है जो बिल्कुल गलत दिया गया है। तो आपने यहां पर आंसर बताना है कौन सा गलत लाइन लिखी गई है। ऑप्शन आपके सामने ए, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। क्या ये सही है या गलत है, वो आपने चेक करना है, आंसर देना उसके रूप में। नेक्स्ट यहां पर ऑप्शन बी दिया गया है, महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। चेक करना आप लोगों ने क्या सही है गलत है।
नेक्स्ट है आमेर में स्वाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। और ऑप्शन डी यहां पर है मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण के लिए धन दिया। बिल्कुल सही है ये डी। तो इसका जो गलत है ना वो आएगा भाई ए, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ नहीं की थी। ठीक है, तो ये गलत होगा, बाकी बी सी डी ऑप्शन सही है। ठीक है, और टीपू सुल्तान लाई इस्लाम धर्म के राजा थे, लेकिन उन्होंने शारदा की मूर्ति स्थापित करवाई थी श्रृंगेरी मंदिर के अंदर। ठीक है, तो यहां पर आप लोग एक चीज और देख रहे होंगे ये, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल गलत है। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की, ये गलत है। अली मर्दान ने नहीं की थी, ध्यान रहे, ये मुर्शिद कुली खान ने की थी, जो कि बंगाल के पहले स्वतंत्र नवाब थे। तो इसमें अली मर्दान दिया गया है, लेकिन इसके स्थान पर मुर्शिद कुली खा आते तो ये लाइन सही होती, लेकिन अली मर्दान इन्होंने नहीं की थी, मुर्शिद कुली खान ने की थी। ठीक है, बंगाल में राजस्व कृषि इजारेदारी प्रथा बंगाल में किसने शुरू की? मुर्शिद कुली खान ने। ठीक है, नेक्स्ट देखना, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि जो फ्रांसीसी है वो दक्षिण में अपनी पावर को स्थापित करने में असफल रहे। कारण क्या था यह आपने बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था। फ्रांसीसी एक डुप्ले का नाम सुना होगा, जो हिंदुस्तान की धरती पर सहायक संधि का जनक भी माना जाता है। तो फ्रांसीस लोग साउथ भारत में बात करें, दक्कन की बात करें, वहां पर ये अपनी पावर, अपना परचम नहीं लहरा पाए ज्यादातर अकॉर्डिंग अंग्रेज। तो असफल रहे थे दक्कन में, रीजन बताना है तो आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, क्या ये बात सही है? नेक्स्ट ऑप्शन है अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। नेक्स्ट यहां पर ऑप्शन नंबर सी है, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे। भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे। और ऑप्शन डी है पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। ठीक है, पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। तो ये आपने आंसर देना है। कारण क्या था कि दक्कन में फ्रांसीस लोग अपनी जो प्रभु सत्ता है, जो मतलब एक पावर है, वो दिखा नहीं पाए। उसके पीछे कारण क्या था? तो ये आपके सामने ऑप्शन है, आंसर आपने देने हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फ्रांसिस और फ्रांसीसी को मैंने आपको कवर करवाया है। ठीक है, लेकिन आप लोग ये भी देखोगे पांडिचेरी जो है, इन पर फ्रांसीसियों ने ज्यादा समय तक राज किया था। ठीक है, 1674 में पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ना भाई, वो आएगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो बी आएगा, यानी कि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसियों की पराजय के एक मुख्य कारण यही था क्योंकि उनकी नौसेना कमजोर थी। फ्रांसीसियों की नौसेना बहुत ही एक तरह से कमजोर थी और ब्रिटिश की सेना जो है वो बड़ी पावरफुल थी। उनकी फौज बड़ी पावरफुल थी, शक्तिशाली थी। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें इस समय ऑप्शन 4 जो है इसके अकॉर्डिंग बात करें तो आंसर बी आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमदाबाद अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। अहमदाबाद नहीं है, ध्यान रहे भाई, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका है, अहमद शाह अब्दाली है। ठीक है, तो इन पर आपने देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सही आपने बताना है। स्टेटमेंट फर्स्ट आपके सामने, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। क्या ये बात सही है? पानीपत का तीसरा युद्ध पूछा गया, सॉरी, यहां पर पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। गलत या सही बताना है, ये सही है गलत है। ऑप्शन यहां पर दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, थर्ड आंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। और तीसरा यहां पर दिया गया, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। ठीक है, तो बताना है आपने कौन सा सही है और कौन सा गलत है। लेकिन कोड को आप लोग देखोगे तो नीचे एक लाइन लिखी हुई है,
उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, सही छांटना है। 3 स्टेटमेंट है, आपने सही छांटना है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, तो इसका जो सही आंसर आएगा, सही की बात करें तो ओनली 3, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सा इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर देखो, हां देखना यहां पर इसमें सही पूछा गया है 1, 2 और 3, केवल 3, 2 और 3 कोई भी नहीं, ठीक है। तो केवल 3 इसका सही आंसर आएगा। प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। आप जानते हो बैटल ऑफ प्लासी में क्या सीन हुआ था। तो सही की बात करें तो तीसरी लाइन सही है। बाकी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु, ये गलत है क्योंकि वो तो चौथे युद्ध में मारे गए थे। और पहली लाइन यहां पर लिखी हुई थी, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तो पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली प्लस मराठाओं के मध्य हुआ था, जिसमें मराठा का सेनापति सदाशिवराव भाऊ पानीपत के कालाम नामक स्थान पर जो युद्ध लड़ा गया था। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में इब्राहिम लोदी का कोई रोल नहीं था, क्योंकि इब्राहिम लोदी तो पानीपत के फर्स्ट युद्ध से संबंधित है। 21 अप्रैल 1526 को बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश के अंतिम शासक, पानीपत के फर्स्ट युद्ध से संबंधित है, ना कि तीसरे युद्ध से। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सही आंसर आएगा वो आएगा ओनली 3, यानी केवल 3। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बाकी 2 गलत यहां पर लिखा गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखना, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था। वही मैंने बात बताई है, अगर आपसे एसएससी या कोई भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए कि पहला वो युद्ध कौन सा था अंग्रेजों का जो भारत में प्रभुत्व स्थापित करता है, तो वो तो था बैटल ऑफ प्लासी, ध्यान रहे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे अंग्रेजों के लिए कौन सा वो सबसे अधिक निर्णायक युद्ध था जिससे वो भारत में अपनी प्रभु सत्ता स्थापित करने में कामयाब रहे, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध वो कौन सा था, तो वहां पर आंसर आप लोग दोगे बैटल ऑफ बक्सर। बिल्कुल दिव्या यादव, ठीक है। अलका नरेंद्र सिंह, बी आंसर इसका नहीं आएगा भाई नरेंद्र सिंह, इसका आंसर आएगा बैटल ऑफ बक्सर यानी कि ए, ठीक है जी। नेक्स्ट देखना, क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। जब बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया था हिंदुस्तान में, उस समय दिल्ली का राजा कौन था, दिल्ली का शासक कौन था, दिल्ली के अंदर मुगल शासक उस समय कौन हुआ करते थे। बैटल ऑफ बक्सर 1764 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन देना और सभी आंसर इसका सही दे सकती है, कोई ज्यादा हार्ड पॉइंट है नहीं। बैटल ऑफ बक्सर के दौरान दिल्ली का राजा कौन था, ठीक है। तो ऑप्शन औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो इसका सही आंसर आएगा भी शाह आलम द्वितीय, सेकंड, ठीक है जी। बैटल ऑफ बक्सर के समय शाह आलम द्वितीय इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड में दुनिया के कुछ समुद्री यात्रियों का नाम लिखा गया है और एक साइड में देश के बारे में लिखा गया है। तो आपने इस क्वेश्चन में यह चेक करना है, आपने यह बताना है कि किस समुद्री यूरोपीय व्यक्ति के द्वारा, समुद्री यात्री के द्वारा कौन से देश की खोज की गई है। आपने मिलान करना है। 4 ऑप्शन के रूप में आपको देश दिए गए हैं और साइड में समुद्री यात्री, यानी कि समुद्री यात्री से इन क्षेत्रों को खोजने वाले या इन क्षेत्रों में समुद्री यात्रा से सबसे पहले जाने वाले। तो मिलान करना है, सही सेट करना है। आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए हैं, लेकिन ऑप्शन में पहुंचने से पहले आपने इन चीजों को, इन सूचियों को अच्छे से पढ़ना है, ध्यानपूर्वक चेक करना आप लोग कि कौन सा सही सेट हो सकता है और सभी आंसर इसका सही देना, क्योंकि ज्यादा कुछ क्वेश्चन इतना हार्ड है नहीं, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन क्वेश्चन वही है, नॉर्मल है, जो आप लोग सीधे सीधे वन लाइनर के रूप में भी पढ़ते होंगे। तो इसमें वास्को डी गामा दिया गया है, तो ये कहां से संबंधित थे, ये पुर्तगाल के थे, ठीक है।
जो जुलाई 1497 में पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन से हमारे हिंदुस्तान की समुद्री यात्रा, हिंदुस्तान को खोजने के लिए समुद्री यात्रा शुरू करता है जुलाई 1497 में, और कैप होप गुड होप को पार करके 20 मई 1498 को केरल के कालीकट के कपडाबू नामक बंदरगाह यानी पोर्ट पर पहुंचते हैं। जैमोरिन राजा के द्वारा इसका स्वागत किया जाता है, खूब आपने पढ़ा है। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल से संबंधित थे। क्रिस्टोफर्स कोलंबस यहां पे नाम दिया गया है, ठीक है, क्रिस्टोफर्स कोलंबस। तो ये ध्यान रहे कहां के जन्मे व्यक्ति थे, इसका मूल अगर बात करें क्रिस्टोफर कोलंबस, तो यहां पर तो इसको आपने स्पेन के साथ सेट करना है, बट ध्यान रहे स्पेन के थे नहीं ये। मैं आपको एक बात बता दूं, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के नहीं थे। स्पेन की रानी इसाबेल ने इसको स्पॉन्सर किया था। स्पेन ने तो क्रिस्टोफर कोलंबस को स्पॉन्सर किया था, और स्पेन के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने के बाद ये क्रिस्टोफर कोलंबस ये हिंदुस्तान की समुद्री यात्रा, हिंदुस्तान को खोजने के लिए समुद्री यात्रा शुरू करता है। लेकिन ये कहां जा पहुंचता है, बहामास के गुआहानी नामक द्वीप पर पहुंचता है, ठीक है। सन 1492 ईस्वी में 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी के अंदर ये वहां बहामास क्षेत्र में पहुंचता है। और आपने सुना होगा खूब सिक्के के अंदर वन लाइनर के रूप में भी, वेस्ट इंडीज की खोजकर्ता और अमेरिका की खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस। तो स्पेन के द्वारा इसको स्पॉन्सर किया गया था, स्पेन के द्वारा इसको वित्तीय सहायता दी गई थी। रानी इसाबेल उस समय स्पेन की महारानी हुआ करती थी, और उनके द्वारा इसको इंडिया खोजने के लिए भेजा गया था। लेकिन ये जा पहुंचा था गलती से अमेरिका में, और वहां पर जाकर ये वहां के लोगों को बोलता है ना रेड इंडियन, सुना होगा रेड इंडियन, अमेरिका के लोगों को आज के टाइम में जाना जाता है। जो क्यूबा देश है ना उधर, क्यूबा, उस क्यूबा को इस भाई साहब ने जापान समझ लिया था, ठीक है, क्यूबा को इसने जापान समझ लिया था। तो ये तो वहां पर एक तरह से सेट हो जाते हैं। और आपने सुना होगा स्पेन, हमारे देश में फ्रेंच भी आए, डच भी आए, डेनिश आए, स्वीडिश आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, लेकिन हमारे देश में स्पेनिश व्यापार करने नहीं आए, क्योंकि ये उस साइड चले गए थे। आना तो चाह रहे थे, उद्देश्य तो हमारे देश के अंदर एक तरह से इनका आना था, क्योंकि जो कंपटीशन पुर्तगाल और स्पेन में चल रहा था सन 1480 और 1490 के दौरान। लेकिन कोलंबस गलती से जा पहुंचे थे अमेरिका और वेस्ट इंडीज साइड में। तो वेस्ट इंडीज की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस एंड अमेरिका की खोज भी क्रिस्टोफर कोलंबस सन 1492 ईस्वी में। तो कोलंबस को आप लोग यहां पर स्पेन के साथ सेट करना, ठीक है। वैसे क्रिस्टोफर कोलंबस इटली देश के थे। नेक्स्ट देखना, कैप्टन कुक। ये कैप्टन कुक आपने बताना ये कहां से संबंधित है। तो इसका जो आएगा ग्रेट ब्रिटेन, ये ब्रिटेन का था कैप्टन कुक। ऑस्ट्रेलिया की खोज करने वाला है कैप्टन कुक। और डी यहां पर दिया गया तस्मान, और जो तस्मान है ना ये हॉलैंड के थे, डच व्यक्ति थे ये तस्मान। तो डी का यहां पे आ जाएगा भाई हॉलैंड यानी 3। कुल मिलाकर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ए का 2। तो देख लो ए का 2 कहां पे लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी में। बाकी दौड़ से बाहर हो चुकी है, आप लोग ऑप्शन नंबर बी को पकड़ना और इसका आंसर सेट कर देना। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। बिल्कुल सही आंसर 29 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। वास्को डी गामा हमारे हिंदुस्तान की समुद्री मार्ग से खोज करने वाले पहले यूरोपियन व्यक्ति वास्को डी गामा। और कंट्री की बात करें तो पुर्तगाल। क्रिस्टोफर कोलंबस वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी जो कि इंग्लैंड के थे। और तस्मान ने न्यूजीलैंड और तस्मानिया की खोज की थी 1642 के दिनों में, जो कि हॉलैंड के व्यक्ति थे। इसी तरह काफी आधुनिक भौगोलिक खोजें उस समय की गई थी। आपने सुना होगा पेट्रा अल्वारेज कैब्राल, जो सन 1500 ईस्वी में ब्राजील की खोज करते हैं। पेट्रा अल्वारेज कैब्राल ब्राजील की खोज करने वाले। अफ्रीका में कैप होप गुड होप की खोज भी इसी समय हुई थी सन 1488 में। कैप होप गुड होप की खोज ये भी एक पुर्तगाल का व्यक्ति हुआ करता था, बार्थोलोम्यो डियाज नाम के व्यक्ति, इन्होंने की थी 1488 में। तो काफी भौगोलिक खोजों का उस समय दौर भी चला, ठीक है। और उसी में हिंदुस्तान में पुर्तगाली लोग समुद्री मार्ग से उसी दौर में हमारे देश में पहली बार पहुंचे, और उसके बाद जो आगे का इतिहास बना वो आप लोग पढ़ते हो, ठीक है जी। तो ये चीज आप लोग